रात के ठीक 12 बजे थे जब राहुल अपनी दोस्त की जन्मदिन पार्टी से लौट रहा था। सड़कें सुनसान थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो जून के महीने में असामान्य थी। उसने सोचा कि एक रिक्शा मिल जाए तो घर जल्दी पहुंच जाएगा। तभी एक पुराना जर्जर सा रिक्शा उसकी ओर आता दिखा। रिक्शे वाले ने सिर झुका रखा था और उसका चेहरा अंधेरे में ठीक से दिख नहीं रहा था। भैया, गोकुलधाम सोसाइटी चलोगे? राहुल ने पूछा। रिक्शे वाले ने धीमी घुरघुराती आवाज में हाँ कहा और राहुल बैठ गया। रिक्शा चल पड़ा। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ देर बाद राहुल को महसूस हुआ कि रिक्शा बहुत धीरे चल रहा है। उसने आगे देखा तो रिक्शे वाला लगातार मुस्कुरा रहा था, एक अजीब सी खिंची हुई मुस्कान जो उसके चेहरे पर जमी हुई थी। भैया, थोड़ी तेजी से चलाओगे क्या? देर हो रही है, राहुल ने कहा। रिक्शे वाले ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। राहुल को अब थोड़ी घबराहट होने लगी। उसने अपने फोन पर समय देखा। 12:15 हो चुके थे, लेकिन उन्हें अभी तक आधा रास्ता भी तय नहीं किया था। अचानक रिक्शा एक सुनसान गली में मुड़ गया। यह रास्ता राहुल के घर की ओर नहीं जाता था। अरे भैया, ये किधर ले जा रहे हो? मेरा घर उस तरफ नहीं है, राहुल ने जोर से कहा। रिक्शे वाला हंसने लगा, एक ठंडी डरावनी हंसी। तुम्हें कहीं और जाना है बाबू? उसने कहा और उसकी आवाज अब और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी, जैसे कोई गहरी खाई से आ रही हो। राहुल ने उतरने की कोशिश की, लेकिन रिक्शे की गति अचानक तेज हो गई। उसे लगा जैसे रिक्शे के पहिए जमीन को छू ही नहीं रहे थे, बल्कि हवा में तैर रहे थे। रिक्शे वाले का शरीर अचानक से बड़ा और विकृत होने लगा। उसकी त्वचा नीली पड़ने लगी और उसकी आंखों से एक भयानक लाल चमक निकलने लगी। उसकी मुस्कान अब इतनी चौड़ी हो गई थी कि उसके कान तक पहुंच गई थी और उसके दांत नुकीले और लंबे दिख रहे थे। अब तुम मेरे साथ चलोगे, हमेशा के लिए, रिक्शे वाला चीखा और उसकी आवाज अब किसी जानवर के गुर्राने जैसी थी। राहुल ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे रिक्शा एक अंधेरी सुरंग में घुस रहा है, जहां से ठंडी और सड़ी हुई हवा आ रही थी। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुट कर रह गई। अचानक उसे एक जोर का झटका लगा और रिक्शा रुक गया। राहुल ने धीरे से आंखें खोली। वह अपने घर के सामने खड़ा था। सुबह के 5 बज रहे थे और सूरज निकलने वाला था। उसने चारों ओर देखा, रिक्शा या रिक्शे वाला कहीं नहीं था। वह तेजी से अपने घर के अंदर भागा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने खिड़की से बाहर झांका, यह देखने के लिए कि कहीं वह रिक्शे वाला अभी भी आसपास तो नहीं है। तभी उसकी नजर सड़क पर पड़ी एक चीज पर पड़ी, एक पुराना जर्जर सा रिक्शे का पहिया जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे। राहुल समझ गया कि जो उसने देखा था वो कोई सपना नहीं था। रात के उस रिक्शे ने उसे अपनी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव दिया था, जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। क्या तुम भी कभी रात में अकेले रिक्शे में बैठे हो? राहुल उस खून से सने रिक्शे के पहिए को देखकर पूरी तरह सुन्न पड़ गया था। उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था। यह समझने की कोशिश कर रहा था कि यह सब कैसे हो सकता है। उसने तुरंत अपनी मां को जगाया, जो उसकी हालत देखकर घबरा गई। राहुल ने उन्हें पूरी बात बताई, लेकिन उसकी मां ने इसे एक बुरा सपना मानकर टाल दिया, यह सोचते हुए कि राहुल पार्टी में ज्यादा थक गया होगा। बेटा, तुम सो जाओ, यह बस एक बुरा सपना था, उन्होंने प्यार से कहा। लेकिन राहुल जानता था कि यह कोई सपना नहीं था। उसके हाथ पैर अभी भी कांप रहे थे और उस भयानक मुस्कान और लाल आंखों का मंजर उसकी आंखों के सामने से हट नहीं रहा था। उसने खिड़की से फिर बाहर देखा। वह पहिया अभी भी वहीं था। सूरज की पहली किरणों में और भी ज्यादा भयावह दिख रहा था। उस दिन राहुल कॉलेज नहीं गया। वह पूरे दिन बिस्तर पर लेटा रहा, हर आहट पर चौंक रहा था। उसे बार बार उस रिक्शे वाले की गुर्राती हुई आवाज सुनाई दे रही थी, अब तुम मेरे साथ चलोगे, हमेशा के लिए। शाम होते होते उसका डर और बढ़ गया। रात के अंधेरे से उसे पहले कभी इतना डर नहीं लगा था। अगले कुछ दिन राहुल के लिए बहुत मुश्किल थे। वह ठीक से सो नहीं पा रहा था।
और कॉलेज में भी उसका मन नहीं लग रहा था। वह हर जगह उस रिक्शे वाले की परछाई देख रहा था। एक दिन अपने दोस्त से बात करते हुए उसने अनजाने में रिक्शे वाले का जिक्र किया। उसके दोस्त ने उसे अजीब निगाहों से देखा और कहा, रात को ज्यादा हॉरर फिल्में मत देखा कर राहुल। राहुल समझ गया कि कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। उसे अकेला ही इस रहस्य का सामना करना होगा। उसने इंटरनेट पर भूतिया रिक्शा, अजीब रिक्शा वाला जैसे शब्दों से खोजना शुरू किया, लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिला। एक हफ्ते बाद राहुल के डर ने एक नया रूप ले लिया। उसे महसूस होने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हर रात जब वह सोने की कोशिश करता, उसे अपने कमरे की खिड़की के बाहर से एक धीमी खिंची हुई हंसी सुनाई देती, ठीक वैसी ही जैसी उस रिक्शे वाले की थी। कभी कभी उसे हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध भी महसूस होती, जो उसे उस अंधेरी सुरंग की याद दिलाती थी। एक रात जब राहुल सो रहा था, उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में घुस आया है। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके बिस्तर के पास एक साया खड़ा है। साया धीरे धीरे बड़ा होता गया और उसकी आकृति उस रिक्शे वाले जैसी ही थी। वही भयानक मुस्कान, वही लाल आंखें। मैंने कहा था ना, तुम मेरे साथ चलोगे हमेशा के लिए। उस साये ने फुसफुसाया और उसकी आवाज अब और भी ज्यादा स्पष्ट और भयानक थी। राहुल डर के मारे चिल्लाने ही वाला था कि अचानक उसके फोन पर अलार्म बज उठा। सुबह के 6 बज चुके थे। साया एक झटके में गायब हो गया। राहुल पसीने से तरबतर उठा। ये सपना था, लेकिन इतना असली कि उसे लगा कि वह फिर से उस रात को जी रहा था। राहुल ने फैसला किया कि अब वह और इंतजार नहीं करेगा। उसे इस रहस्य को सुलझाना ही होगा। उसे पता लगाना होगा कि वह रिक्शा और रिक्शे वाला कौन था और क्यों वह उसके पीछे पड़ा है। उसने उस रास्ते पर वापस जाने का फैसला किया जहां से उस रात रिक्शा मुड़ा था। शायद वहीं उसे कोई सुराग मिल जाए। अगले दिन शाम को सूरज ढलने से ठीक पहले राहुल उस सुनसान गली में पहुंच गया। गली पहले से भी ज्यादा वीरान लग रही थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर कोने और हर दीवार को ध्यान से देख रहा था। तभी उसकी नजर गली के आखिर में एक पुरानी टूटी हुई इमारत पर पड़ी। इमारत कई सालों से बंद पड़ी थी और उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी। जैसे ही वह इमारत के पास पहुंचा, उसे फिर से वही सड़ी हुई गंध महसूस हुई जो उसे उस भयानक रात को आई थी। उसे लगा जैसे इस इमारत से ही उस रात की हर चीज जुड़ी हुई थी। राहुल जब गेट के सामने आया, उसने लोहे के गेट को हल्के से छुआ। अचानक से गेट अपने आप खुल गया, मानो बस राहुल को उसे छूने की देरी थी। रात का वही 12:15 का समय, और अचानक एक तेज चीख इमारत से गूंजी, जिससे राहुल काफी डर गया। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, हाथ पैर कांप रहे थे, पर अब गेट अचानक से बंद हो गया और राहुल चलते चलते इमारत के ठीक नीचे खड़ा था। अब वो ना ही वापस जा सकता था, ना ही वहां से भागने की हिम्मत थी। इमारत के बगल से एक पीपल के पेड़ के नीचे से एक अजीबो गरीब आकृति चलकर राहुल की तरफ बढ़ रही थी, जो पूरी तरह से नीली और सड़ी हुई लाश जैसी लग रही थी, जो चीख कर कुछ कह रही थी। आ गए तुम राहुल, तुम्हें आना ही था। जरा अपने पुराने घर को तो पहचानो मेरे भाई। ये जगह तुम्हें न जाने कब से अपनी तरफ आने का न्योता दे रही थी। कुछ कर्ज बाकी है यहाँ का तुम्हारे ऊपर। बस इतना कहते ही वो सड़ी हुई लाश शैतानी हंसी हंसने लगी और चलकर राहुल के पास आकर खड़ी हो गई। अचानक उसने राहुल का गला पकड़ लिया और जमीन से उसको ऊपर उठाते ही उसने झटके से उसे बाईं तरफ फेंक दिया, मानो राहुल को अचानक बिजली लगने जैसा महसूस हुआ। राहुल दूर जाकर गिरा और उसे काफी चोट आई हुई थी।
अचानक इमारत की सभी खिड़कियां जोर से खुलने और बंद होने लगी, और उसके बाद जो होने वाला था वो दिल दहला देने वाला था। अचानक उस इमारत से नीचे सैकड़ों सड़ी गली लाशें आकर खड़ी हो गई और दर्द से कहारने लगी। क्यों किया राहुल, क्यों किया? बस यही आवाजें राहुल के कानों में गूंजने लगी, जिससे राहुल पागल होने वाला था। वो सोच रहा था, इस रिक्शा वाले से और इन सभी लाशों से मेरा क्या रिश्ता है, और ये सभी मुझसे नाराज क्यों है? ये सवाल अचानक उसे बेचैन करने लगा था। क्या इन सभी लाशों से मेरा कोई संबंध है? अगर है तो कैसे? राहुल अपना अतीत सोचने लगा। बहुत सारे क्राइम करने की वजह से वो ठीक से याद नहीं कर पा रहा था, पर एक बात तो थी कि ये रिक्शा ड्राइवर की आत्मा है, और सभी रिक्शा ड्राइवर से हुए झगड़े के बाद पर उसे एक हादसा बहुत अलग था जो याद आने लगा। कुछ साल पहले 8:30 स्टेशन रोड रिक्शा स्टैंड। राहुल अपने 2 दोस्तों के साथ एक रिक्शा स्टैंड से एक रिक्शा में बैठा। गोकुल धाम सोसाइटी बोलकर उसने रिक्शा वाले इंसान को इशारा किया और छुट्टे पैसे दिए। रात का समय था, तीनों नशे में धुत थे और लगातार किसी को जान से मार दूंगा ऐसा फोन पर बातें कर रहे थे। रिक्शा वाले ने मौके का फायदा उठाकर रिक्शा पुलिस स्टेशन की तरफ निकला, लगातार धीमी आवाज में बातें करते हुए। कमलेश तीनों को कमला नगर पुलिस थाने के बाहर लाया। शराब के नशे में धुत राहुल और उसके दोस्त विजय और समीर पुलिस स्टेशन देखकर भड़क गए। पुलिस थाने के गेट पर रिक्शा देखकर राहुल ने चिल्लाकर कमलेश का कॉलर पकड़ा। तेरी हिम्मत कैसे हुई साले? तू हमारा रिक्शा किधर ले आया? विजय ने जेब से चाकू निकाला। क्या लगता है तुझे बचाने के लिए पुलिस यहां बैठी है? चल रिक्शा जल्दी मोड़, वरना तेरी हड्डियां तोड़ देंगे। कमलेश गिड़गिड़ाया। सर, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज मुझे जाने दो। समीर ने हंसते हुए कहा, छोटे छोटे बच्चे? चल हम तेरी बीवी को बताएंगे कि तूने अपनी जान बचाने के लिए क्या किया। तभी अचानक राहुल के दिमाग में एक शैतानी विचार आया। उसका पुराना गुस्सा और नशा मिलकर हावी हो गया। उसने कमलेश को खींचकर रिक्शे से बाहर निकाला। सुन कमलेश, राहुल ने गुर्राया, तूने हमें पुलिस के पास लाने की हिम्मत की है। अब हम तुझे ऐसा सबक सिखाएंगे कि तू याद रखेगा कि किसे हाथ लगाया जाता है। कमलेश को पीछे खींचकर बाहर निकालने के बाद राहुल ने उसे पीछे सीट पर अपने दोस्तों के साथ जबरदस्ती बैठा दिया और राहुल रिक्शा चलाने लगा। अब राहुल ने रिक्शा काली पहाड़ी की और मुड़ा। जगह सुनसान थी और एक उसी तरफ थोड़ी ही दूरी पर गोकुल धाम सोसाइटी स्थित थी। तीनों दरिंदों ने मिलकर रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर बेरहमी से कमलेश की पिटाई शुरू कर दी। उन्होंने उसे तब तक मारा जब तक वो हिलना बंद नहीं हो गया। उसे मरा समझकर उन्होंने उसका रिक्शा सड़क के किनारे एक गहरी खाई में धकेल दिया। चलो, अब कोई गवाह नहीं है, राहुल ने हांफते हुए कहा। तीनों गोकुल धाम सोसाइटी की तरफ पैदल चल दिए, अपनी करतूत पर विजय की हंसी हंसते हुए। उन्होंने उस रात एक बेकसूर की हत्या की थी, जिसका कर्ज अब उसकी आत्मा पर भारी पड़ने वाला था। प्रेजेंट सिचुएशन एट दिस नाइट, 1:45 दोपहर। राहुल उस वीरान इमारत के मैदान में पड़ा ये सब सोच रहा था और उसकी काली करतूतें उसे याद आ रही थी, जिससे वो काफी डर गया था। उसने काफी सारे खून किए थे। थोड़ा सोचने पर राहुल एक नतीजे पर पहुंचा, तो क्या ये उसी रिक्शा ड्राइवर की आत्मा है जो मेरी खून की प्यासी है? ना, ऐसा नहीं हो सकता। आत्मा वात्मा थोड़ी ना होती है, ये सारा मेरे मन का वहम है। अचानक दूर फेंके जाने से लगी चोट के बावजूद राहुल ने हिम्मत कर सिर उठाया। सामने इमारत से निकली सैकड़ों सड़ी गड़ी लाशें उसे ही घूर रही थी और उनके बीच वो नीली और सड़ी हुई लाश खड़ी थी, जिसके हाथ में अब भी फटे हुए रिक्शे की चाबी झूल रही थी। अरे, पहचाना नहीं? राहुल? नीली लाश जो कमलेश की थी।
उसने सिसकती हुई आवाज में पूछा। पहचानो अपनी करनी। तूने मुझे मेरे बच्चों से छीना, मेरी बीवी को विधवा बनाया और मेरी आत्मा को इस शापित इमारत गोकुल धाम सोसाइटी में भटकने के लिए मजबूर कर दिया। कमलेश की लाश ने हवा में हाथ उठाया। अचानक इमारत की खिड़कियों से, दरवाजों से और यहां तक कि दीवारों के दरारों से खून टपकना शुरू हो गया। ये सब, कमलेश ने अपने चारों ओर खड़ी लाशों की तरफ इशारा किया, ये सब गोकुल धाम सोसाइटी के वो लोग हैं जिन्हें तूने और तेरे दोस्तों ने अपने घमंड, पैसे और नशे की सनक में कभी ठगा, कभी धोखा दिया, कभी उनका घर उजाड़ा। ये सब उस पुराने कर्ज का हिस्सा है जो तूने इस जगह पर जमा किया है। तभी राहुल को याद आया, ये गोकुल धाम सोसाइटी नहीं बल्कि उसका बचपन का घर था, जिसे उसके पिता ने लोगों को धोखे से सस्ते दामों पर बेच दिया था। कई लोगों के साथ अन्याय हुआ था। अब कर्ज चुकाने का समय है। कमलेश की लाश ने जोर से चिल्लाया और सैकड़ों सड़ी गली लाशें एक साथ राहुल की तरफ पड़ने लगी। उनके हाथों में बेड़ियां, टूटे औजार और नुकीली हड्डियां थीं। हर लाश के चेहरे पर वही दर्द और प्रतिशोध की भावना थी जो कमलेश की आंखों में थी। राहुल उठकर भागना चाहता था, पर उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। उसका शरीर बिजली के झटके से और भी कमजोर हो गया था। तभी भीड़ में से एक बूढ़ी लाश आगे आई, जो उसकी बचपन की पड़ोसन थी, जिसे राहुल के पिता ने धोखा दिया था। उसने राहुल के चेहरे पर अपनी ठंडी सड़ी हुई उंगलियां रखी। तुझे भी वैसी ही मौत मिलेगी जैसी तूने कमलेश को दी, राहुल। सैकड़ों चीखें एक साथ गूंजी। मर जा, मर जा, मर जा। राहुल ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसने महसूस किया कि अनगिनत ठंडे, सड़े हुए हाथ उसके शरीर को नोच रहे हैं, उसे ऊपर उठा रहे हैं और उसे वापस उस शापित इमारत की तरफ खींच रहे हैं, जहां उसे हमेशा के लिए पुराना कर्ज चुकाना था। अंतिम बार उसने कमलेश की शैतानी हंसी सुनी, जो रात के सन्नाटे में दूर तक गूंज रही थी। अगली सुबह गेट के सामने बस खून के कुछ धब्बे थे और लोहे का गेट अपने आप बंद था, मानो वहां कुछ हुआ ही ना हो। राहुल और उसके कर्मों का कर्ज उस इमारत ने सदा के लिए अपने अंदर दफन कर लिया था।